अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तालूत हम शक्ल जिनज़ादा एपिसोड 4। 4:30 बजे मेरे कमरे के फ़ोन की घंटी बजी और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। नायला के अलावा और कौन फ़ोन कर सकता है। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन का रिसीवर उठाया और फंसी फंसी आवाज़ में बोला, हेलो आमिर साहब। दूसरी तरफ से नायला की आवाज़ सुनाई दी और मैंने सुकून की सांस ली। मैं ही बोल रहा हूँ। आप अभी चले नहीं होटल से? बस चलने वाला था। लेकिन क्या मिस नायला, आपने अपने भाई साहब से इसकी फिक्र आपको क्यों है? आइए, हम आपके मुंतज़िर हैं। नायला की चहकती हुई आवाज़ उभरी और मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने कहा और नायला ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया, बाल एक ख़ास अंदाज से संवारे होटल से नीचे उतर आया। बेशक आप मुझे एक दीदा दिलेर चोर कह सकती हैं। मैं डाका मारने के बाद शादी रिचाने के ख्वाब देख रहा था। टैक्सी में बैठकर मैं नायला के बताए हुए पते पर चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक खूबसूरत बंगले के सामने पहुंच गई। मैंने बंगले की शान देखकर एक गहरी सांस ली। गोया मेरे ससुराल वाले भी मामूली हैसियत के लोग नहीं थे। बहरहाल वो भी क्या याद करेंगे कि कोई लखपति दामाद मिला है। टैक्सी का बिल अदा करके मैं गेट से अंदर दाखिल हो गया। मेन गेट पर मैंने नायला को मुंतज़िर पाया और उसकी मोहब्बत का दिल से कायल हो गया। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुसर्रत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने अंदर रुख करके किसी को आवाज़ दी और एक दराज कामत खूबसूरत नौजवान उसके करीब पहुंच गया। वो बेहद स्मार्ट था और उसके खदोखाल नायला से मिलते जुलते थे। उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और आगे बढ़कर गर्मजोशी से मुझसे मुसाफिया किया। मेरा नाम आसिफ है और आप मेरे पुराने दोस्त हैं, उसने कहा। शुक्रिया आसिफ साहब, मैंने कदरे शर्माते हुए कहा। नायला ने भी मुझे सलाम किया था। मैंने महसूस किया आसिफ मुझे बहुत गौर से देख रहा था। जाहिर है, क्यों ना देखता, जहां दीदा इंसान है होने वाले बहनोई की शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ होना चाहता है। मैंने दिल में सोचा। दोनों मुझे लिए हुए एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए और फिर आसिफ ने मुझसे बैठने की इस्तदा की। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मैं अम्मी और अब्बू को इतला करती हूँ, नायला ने कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। नायला ने बड़ी तारीफें की हैं आपकी आमिर साहब, आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस नायला खुद पुरनूर दिल की मालिक हैं, मैंने कहा। और सुनाइए, क्या मशागिल हैं आपके? जिंदगी की राहों का कोई तयन नहीं कर सका हूँ, आवारागर्द हूँ और इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में तन्हा हूँ। वालिद साहब तिजारत करते थे, लेकिन पुरानी बात है, उनके इंतकाल के बाद जिंदगी के रास्ते मुतय्यन नहीं कर सका और उनकी छोड़ी हुई दौलत पर जिंदगी बसर कर रहा हूँ। कुछ हमदर्दों का तालिब हूँ जो मेरे लिए रास्ते मुंतखब कर दें, मैंने अल्फाज चुन चुन कर कहा। ओ दुख हुआ, हम लोग जिस काबिल हैं हाजिर हैं, आसिफ ने कहा। हमदर्दी के अल्फाज सुनकर दिल रो पड़ता है, मोहब्बतों की तलाश है, मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और वो मुझे गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, वैसे आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? चंद हफ्तों से शहर की गहमा गहमी से उकता कर एक छोटे से कस्बे में मुकीम था। उस कस्बे का नाम शाहपुर है। यहाँ शाहपुर से आया हूँ। खूब, आसिफ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों में बेचैनी की एक लहर रक्सां थी। उसी वक्त ड्राइंग रूम के दरवाजे में नायला का चेहरा नजर आया। उसके पीछे मुअम्मर खातून और वही बुजुर्ग थे। दोनों ही मुझे देखकर चौंक पड़े। मैंने भी चौंकने की अदाकारी की थी। बहरहाल मैंने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। बड़ी बी और बड़े मियाँ अंदर आ गए थे। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया था और मेरे हवास गुम हुए जा रहे थे। वो दोनों ही मुझे घूर रहे थे। आप इन्हें पहचान गई अम्मी? ये मेरे पुराने दोस्त आमिर हैं, बड़े शरीर और जिंदा दिल इंसान हैं, आसिफ ने कहकहा लगाते हुए कहा। पुराने दोस्त? बड़े मियाँ चौंक कर बोले। हाँ तो हम स्कूल के ज़माने के साथी हैं, आसिफ ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये साहिबजादे हाल ही में कहीं से आए हैं? बड़े मियाँ ने आंखें मल मल कर मुझे गौर से देखते हुए कहा। शाहपुर से आया हूँ मोहतरम, और उसी कंपार्टमेंट में जिसमें आप हजरात तशरीफ़ ला रहे थे, मैंने खुद ही कहा। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली। बुरा मत मानना आसिफ मियाँ, तुम्हारे दोस्त कोई शरीफ इंसान नहीं, बड़ी बी ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा। क्यों अम्मी, क्या हुआ? आसिफ ने हैरत से पूछा। कंपार्टमेंट में इन्होंने शराफत का सबूत नहीं दिया था। अम्मी, मैं इसे जानता हूँ, इसने ज़रूर कोई शरारत की होगी। 1 मिनट सुकून से नहीं बैठ सकता। मगर हुआ क्या था? आसिफ ने हंसते हुए कहा। क्या हुआ था, बताओ जी, बड़ी बी ने बड़े मियाँ के कोहनी मारते हुए कहा। क्या हुआ था? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बड़े मियाँ चौंक कर बोले। आपको गलत फहमी हुई होगी अम्मी जान, मैं सख्त प्यासा था, आप जाग रही थीं।
میرا دل چاہا کہ آپ سے پوچھوں کہ پانی ہے یا نہیں، اس لیے بار بار میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پانی مانگنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بڑی بیوی چونک پڑی۔ ہوا کیا تھا امی؟ ارے کچھ نہیں، بس میری ہی عقل ماری گئی تھی۔ دراصل رات کا وقت تھا، میں ڈر گئی تھی، بڑی بی نے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ حقیقت وہ بیچارے کیا بتا سکتے تھے، میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی تھی جو الفاظ میں لائی جا سکے۔ آصف پھر ہنس پڑا تھا۔ بڑے میاں اور بڑی بی کے دل صاف ہو گئے تھے، میری خوب خاطر مدارت ہوئی۔ آصف در حقیقت گریٹ تھا۔ ایسے محبت کرنے والے بہن بھائی میں نے کم ہی دیکھے تھے، لیکن آصف کا بار بار مجھے گھورنا میرے دل میں چبھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، میں تو نائلہ کی دبی دبی پرمسرت مسکراہٹ میں کھویا ہوا تھا۔ نائلہ کے چہرے پر حیا کی سرخی لہرا رہی تھی اور میری آنکھوں میں انجانے خواب۔ آصف، اس کی والدہ اور والد مجھ سے گفتگو کرتے رہے اور میں کمزور پہلو بچا بچا کر ان کے جوابات دیتا رہا۔ اس روز میں نے بے پناہ جھوٹ بولا، بہترین اداکاری کی، اور مجھے معلوم ہے کہ جب رات کے کھانے کے بعد میں ان سے رخصت ہوا تو ان پر بڑے اچھے تاثرات چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے رخصت کرتے وقت آصف نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کل دن میں 11 بجے تک میں آپ سے ملاقات کروں گا، عامر صاحب میرا انتظار کریں۔ سر آنکھوں پر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دل میں حسین چٹکیاں لیے نائلہ کی الوداعی مسکراہٹ سمیٹے میں واپس چل پڑا۔ ٹیکسی نے مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات بھر میں مستقبل کے سہانے خواب میں کھویا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 30-40 ہزار کا ایک خوبصورت سا مکان خرید لوں گا، 10-12 ہزار کی ایک درمیانے درجے کی کار، باقی رقم سے کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں گا اور اس طرح نائلہ کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ رات بھر میرے خوابوں میں اپنا گھر گھومتا رہا جہاں نائلہ کے قدموں کی چاپ مسرتیں بکھیر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے سے بنگلے کے لان پر اپنے خوبصورت بچوں کو کلیلیں کرتے دیکھا۔ سب میرے اور نائلہ کے ہم شکل تھے۔ میں نے ان کے نام بھی تجویز کر لیے تھے۔ دوسری صبح حسب معمول خوشگوار تھی۔ میرا دل انجانی مسرتوں سے لبریز تھا۔ کافی دیر سے جاگا تھا، غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور پھر گھنٹی بجا کر بیرے کو ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ناشتے کی میز سے ٹیلی فون کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ سلام عرض کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے نائلہ کی آواز سنائی دی۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش رہو، میں نے جواب دیا اور نائلہ کی ہنسی سنائی دی۔ خوب خوب، یہ بزرگی کب سے آ گئی؟ اس نے پوچھا۔ رات کا خواب دیکھنے کے بعد۔ اوہ، تو آپ خواب بھی دیکھتے ہیں؟ ہاں، اب دیکھنے لگا ہوں، حسین خواب، زندگی سے آراستہ۔ لیکن خواب دیکھنے سے بزرگی کیوں آ گئی؟ رات کو میری عمر 70 برس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا خوبصورت مکان دیکھا، اس مکان میں زندگی مسکراتے دیکھی جو میری شریک حیات کے قدموں سے جگمگا رہی تھی۔ ہاں، ایک حسین صورت محبت بھری نگاہوں سے میری منتظر تھی۔ میں نے اسے دل میں بٹھا لیا، وہ قدم قدم پر میرے ساتھ تھی۔ پھر ہمارے بچے مکان کے سین میں کھیلنے لگے، 1 2 3 4۔ اب آپ جانتی ہیں کہ بال بچوں والے آدمی میں تھوڑی بہت سنجیدگی تو ہونی ہی چاہیے۔ نائلہ شرمیلی ہنسی ہنس رہی تھی، پھر اس کی شرمگی آواز سنائی دی۔ تب تو میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ شکریہ، اور آپ بھی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ عامر صاحب، اس نے شرمایا ہوا سا احتجاج کیا۔ کیوں؟ آپ کو میرے بچے پسند نہیں آئے؟ میں نے بدستور شوخی سے کہا۔ بڑے شریر ہیں آپ۔ اگر خوشیوں کا اظہار شرارت ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو میں نے اسے آواز دی۔ مس نائلہ؟ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ برا مان گئی آپ؟ نہیں۔ کب ملاقات ہو رہی ہے؟ شام 4 بجے۔ آپ تشریف لائیں گی؟ نہیں، پارک ہال گیٹ پر ملوں گی، گھر سے بہانہ کر کے آؤں گی۔ شکریہ، میں انتظار کروں گا، میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ خدا حافظ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا، اور میں کئی منٹ ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ یہ مسرت آگیں لمحات میرے لیے جاویداں تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سرور میں گم رہا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کئی منٹ کے بعد مجھے اس کا خیال آیا اور میں ریسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے یوں ہی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور بیرے کو بلا کر برتن اٹھانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد میں آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 10:30 بجے تھے کہ میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور میں چونک پڑا۔ ممکن ہے آصف ہو، حالانکہ اس نے 11 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آصف ہی تھا، لیکن جس انداز میں تھا اسے دیکھ کر میری گگی بند گئی۔ آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، قدم لڑکھڑانے لگے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں اندھوں کی طرح اسے گھورتا رہا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نہ جانے کیسے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں راستے سے ہٹ گیا اور آصف اندر آ گیا۔ وہ پولیس انسپیکٹر کی وردی میں بھی خوب جچ رہا تھا۔
آپ کو میरे इस लिबास पर हैरत हुई है शायद। हाँ, मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा। ओह, नायला ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? नहीं, मैंने कहा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किस तरह खुद को संभाला था। इत्तफाक है, आसिफ ने सोफे पर बैठते हुए कहा और मैं भी मरे मरे कदमों से एक सोफे की तरफ बढ़ गया। ड्यूटी पर था, दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। आपसे वादा किया था ना, वो लापरवाही से बोला और मैं गर्दन हिलाने लगा। आप मुझे देखकर कुछ खौफजदा हो गए, वो मुस्कुराते हुए बोला। बचपन ही से पुलिस वालों से डरता हूँ। मैंने ना जाने कहाँ से खींच खांच कर एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने होंठों पर पैदा की। हर शरीफ आदमी को डरना चाहिए, और फिर आप तो ज़ाते शरीफ हैं, उसने कहा और मैं ख्वामख्वाह हंसने लगा। और सुनाइए, रात कैसी गुजरी? उसने चारों तरफ देखते हुए कहा। अंदाज पुलिस वालों का ही था, लेकिन अब मुझे यकीन होता जा रहा था कि कोई खास बात नहीं है। मैं ख्वामखा ही डर गया था। चुनाचे मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, बहुत अच्छी। इस शहर की रातें बहुत खूबसूरत होती हैं। हाँ, और दिन बड़े मनहूस, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और मैं फिर चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। कॉफ़ी पीऊँगा, उसने सोफे की पुश्त से गर्दन टिकाकर पाँव फैलाते हुए कहा। अरे हाँ, ला हौल वला कुव्वत। मैं आपकी पुलिस की वर्दी देखकर बुरी तरह बदहवास हो गया हूँ, मैंने जल्दी से घंटी के बटन की तरफ बढ़ते हुए कहा और वो मुस्कुराता रहा। बैरे के आने पर मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें लाने के लिए भी कहा। कमबख्त दिल को लाख संभाल रहा था, लेकिन वो था कि डूबा ही जा रहा था। वैसे मैं इस मनहूस इत्तफाक को कोस रहा था कि नायला ने मुझे अपने भाई के बारे में तफसील नहीं बताई थी, वरना इस इश्क पर लानत भेजता। एक मुजरिम को पुलिस वाले की बहन से कभी इश्क नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा उसके सामने आ बैठा। वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मुमकिन है उसके मुस्कुराने का अंदाज यही हो, मैंने खुद को तसल्ली दी। अब मुझे उसके सामने खौफजदा होकर उसे शुबे का मौका नहीं देना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद वेटर कॉफ़ी ले आया और मैंने कॉफ़ी बनाकर उसके सामने सर्व कर दी। दूसरी चीज़ें भी मैंने उसके सामने रख दी और वो हर चीज़ के साथ इंसाफ करने लगा। मैं भी उसके साथ शरीक था, लेकिन उसकी बेतकल्लुफ़ी देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे। दिल अंदर से फिड़फिड़ा रहा था। कॉफ़ी की 2 प्यालियाँ पीने के बाद उसने लंबी डकार ली। उसके सामने के तमाम बर्तन साफ हो गए थे। फिर उसने घड़ी देखी और बोला, बहुत वक्त हो गया, अब कुछ काम की बातें हो जानी चाहिए। काम की बातें? मेरा दिल फिर लर्ज उठा, लेकिन मैंने एक बार फिर अपनी बुज़दिली पर लानत भेजी। मुमकिन है वो मेरी और नायला की ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना चाहता हो। आखिर एक जवान बहन का बेतकल्लुफ़ भाई है। ज़रूर, मैंने फिर संभाला लेते हुए कहा। नायला से आपकी मुलाकात ट्रेन में ही हुई थी? हाँ, बहुत मुख्तसर वक्त में आपने उसे इस कदर मुतासिर कर दिया। मिस नायला बेहद नेक दिल खातून है, मैंने शर्माते हुए कहा। हाँ, वो बेहद मासूम है और आप उसी कदर जलील। उसका लहजा बदल गया और मैं बिलाशुबा सोफे से 1 फुट ऊंचा उछल पड़ा। मैं मुंह फाड़े उसकी शक्ल देख रहा था। मैं कल ही आपकी शक्ल देखकर चौंका था मिस्टर आरिफ, लेकिन मैं तस्दीक कर लेना चाहता था। आज मैंने उस शहर से आई हुई रिपोर्ट का फाइल निकलवाया, उसमें आपकी तस्वीर देखी और पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद यहाँ आया हूँ। मेरे पूरे बदन का लहू खुश्क हो गया था। आप अपनी फर्म से 86,000 रुपये का कैश उड़ाकर फरार हुए हैं। पूरे मुल्क में आपकी तलाश जारी है। हर शहर में आपकी तस्वीर और रिपोर्ट भेज दी गई है। आपकी फाइल मेरे पास मौजूद है, क्या पेश करूं? उसने सवाल किया। मैं भला क्या जवाब देता। मेरा दिल चाहा कि उठकर भाग जाऊं, लेकिन बदन में इतनी शक्कत न थी कि हिल भी सकता। भागना तो दरकिनार, मुझे अफसोस है कि बेवकूफ़ नायला आपसे मुतासिर हो गई। मुझे दुख है कि उसका नाजुक दिल टूट जाएगा, लेकिन आपकी हकीकत मालूम होने के बाद वो भी आप पर नफरत से थूकेगी। कमीने मुजरिम, तुम मेरी बहन को वरगला कर अपने जाल में फांस रहे थे। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें गोली मार दूं। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और मैं सोफे पर लेट गया। मेरे दिल की धड़कनें बंद हुआ चाहती थीं। पूरा कमरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं उसे एक लफ्ज़ भी न कह सका। रकम कहाँ है? उसने कड़क कर पूछा। ब्रीफ केस में। ब्रीफ केस में, मैंने कांपते हुए कहा। कहाँ है ब्रीफ केस? वो खड़ा हो गया। पलंग के नीचे, मैं डूबती हुई आवाज़ में बोला। उसने अपना सर्विस पिस्तौल निकाला और उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, वो गरजदार आवाज़ में बोला और फिर पिस्तौल से मुझे इशारा करते हुए कहा, खड़े हो जाओ। और मैं सोफे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अगर उसके हाथ में पिस्तौल ना होता तो मुझे यकीन है मैं कभी खड़ा ना हो सकता। चलो ब्रीफकेस निकालो, उसने पिस्तौल से इशारा करते हुए कहा और मैं पलंग के नीचे घुस गया। मैंने ब्रीफकेस उसके सामने सरका दिया, लेकिन खुद मेरा दिल पलंग के नीचे से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर आओ, वह फिर उसी अंदाज में बोला और चारों नाचार मुझे एक कमज़ोर पनाहगाह छोड़नी पड़ी। मैं खड़ा हो गया, लेकिन मेरे पूरे बदन पर लर्जा तारी था। उसने ब्रीफकेस उठा लिया और पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किए हुए उसे खोलकर देखा।
फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए उसे बंद कर दिया। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? उसने पूछा। नहीं, मैंने रोहानसी आवाज में कहा। चलो। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पिस्तौल हॉलिस्टर में रख लिया था। यही उसकी अनायत थी, वरना अगर वो हथकड़ियां लगाकर ले जाता तो मैं क्या करता। नीचे चंद और पुलिस वाले मौजूद थे जो यकीनन उसके साथ आए थे और वो उन्हें नीचे छोड़ाया था। यकीनन पुलिस वालों ने होटल के अमले को तफसील बता दी थी। उन लोगों ने मुझसे कुछ न कहा और आसिफ मुझे लिए हुए बाहर निकल आया। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। पुलिस वालों ने मुझे जीप में बिठाया। आसिफ आगे ड्राइवर के पास बैठ गया और जीप चल पड़ी। मेरा जहन तारीक था, दिल बैठ गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कोई ख्याल जहन में नहीं था। मनाजिर मेरी आंखों के सामने आ रहे थे, लेकिन मैं उनसे बेबहरा था। यहाँ तक कि जीप पुलिस स्टेशन की इमारत में दाखिल हो गई। पुलिस वालों ने मुझे बाजू से पकड़कर उतारा और अंदर ले चले। चंद मिनट के बाद मैं आसिफ के दफ्तर में कुर्सी पर सिमटा हुआ बैठा था और आसिफ मेरी फाइल पढ़ रहा था। फिर उसने घंटी बजाकर हेड मुहर्रर को बुलाया। हेड ऑफिस को इतला दो कि डकैती का मुजरिम आरिफ पकड़ा गया है। सेठ हशमत और वहां की पुलिस को तार दे दिया जाए। यस सर, हेड मुहर्रर ने कहा और गर्दन झुकाकर बाहर चला गया। आसिफ ने एक सिगरेट सुलगाई और उसके गहरे गहरे कश लेते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा पहला जुर्म है? और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसकी बात का कोई जवाब न दे सका। जवाब दो, और कहाँ कहाँ केस किए हैं? कभी पकड़े गए हो या नहीं? मैं मुजरिम नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैं रो पड़ा। मुजरिम जरीना है जिसने मुझे ठुकराकर अख्तर बेग से शादी कर ली, सिर्फ इसलिए कि मुझे 350 रुपये तनख्वाह मिलती थी और उसे 1100। मैंने ये रकम सिर्फ इसलिए हासिल की थी कि किसी पुरसुकून गोशे में पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। मैंने रोते हुए बताया। क्या नाम लिया? अख्तर बेग। ये कौन है? उसने फाइल के औराक को उलटते हुए कहा। हशमत ब्रदर्स का अकाउंटेंट। मैंने जवाब दिया और उसने गर्दन हिलाई। हाँ, तुम्हारी जगह वही थाने में बंद है। और इस उफ्ताद पर पहली बार मेरे दिल में खुशी की एक लहर बेदार हो गई। अख्तर बेग थाने में बंद है? उसकी शादी की तारीख निकल गई। मुझे इस खबर से बहुत खुशी हुई। असल मुजरिम वही दोनों हैं इंस्पेक्टर साहब। उन्होंने ही मुझे इस काम के लिए मजबूर किया था। तो तुम जरीना से भी इश्क लड़ा चुके हो और मेरी बहन को भी धोखा दे रहे थे। मुझे बेवकूफ़ नायला पर भी गुस्सा है। उसके दिल ने तुम्हें कैसे कबूल किया? अगर ये उस शहर की पुलिस का मामला ना होता मरदूद, तो मैं तुझे जहन्नुम में धकेल देता, कम से कम 10 साल की सजा कराता। इंस्पेक्टर आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। उस पर मेरी अपील का कोई असर न हुआ था। उस पर मेरी दास्ताने गम का कोई रद्द-ए-अमल न हुआ था। उसके रवैये में कोई लचक नहीं आई थी। इसके बाद मुझे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। थोड़ी देर के बाद एक सब इंस्पेक्टर अंदर आ गया। उसने सलूट मारा और बोला, मुजरिम को हेडक्वार्टर तलब किया गया है जनाब। ले चलो, मैं पहुंच रहा हूं। इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा और सब इंस्पेक्टर ने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे उठा लिया। इस बार मुझे पुलिस की एक वैन में बिठाया गया था। वैसे अब मैंने खुद को संभाल लिया था। जो तकदीर में लिखा है पूरा जरूर होगा। मैं होने को टाल नहीं सकता था। पुलिस मुझे शहर पहुंचा देगी, मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी, बस अंजाम यही था। मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया। थोड़ी देर के बाद वैन पुलिस हेडक्वार्टर में दाखिल हो गई। मुझे नीचे उतारकर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मुझे एसपी साहब के सामने पेश किया जाने वाला था। एसपी साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। एक बेंच पर बैठे बैठे मुझे कई घंटे गुजर गए। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 सिपाही मुझे एसपी साहब के कमरे में ले गए। एसपी की बारोब शक्ल देखकर मेरा दिल लरजने लगा। आसिफ भी वहीं मौजूद था। क्या तुम्हारा नाम आरिफ जमाल है? जी, मैंने गर्दन हिलाई। तालीम कितनी है तुम्हारी? ग्रेजुएट हूँ। तुमने हशमत ब्रदर्स के कैश से रकम निकाली है? जी हाँ। फरार होने के बाद तुमने बाकी वक्त कहाँ गुजारा? और मैं सोच में गुम हो गया। मैं उस वक्त के बारे में उन लोगों को क्या बताता? कोई यकीन न करता, बताना बेसूद था। चुनाचे मैंने कहा, शाहपुर। वहाँ तुम्हारा कोई मुआविन है? जी नहीं, मैं पूरी दुनिया में तन्हा हूँ। शाहपुर में तुमने कहाँ क्या किया था? ऐसे ही आवारागर्दी करता रहा था। इस दौरान तुमने कितनी रकम खर्च की? तकरीबन 200 रुपये। ठीक है इंस्पेक्टर, इसे लॉकअप कर दो। हमारा केस नहीं है, बकिया मालूमात खुद वो हासिल करेंगे। एसपी ने कहा और इंस्पेक्टर ने गर्दन हिला दी। एक बार फिर मुझे उस कमरे से निकाल लिया गया। वो लोग मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए। यहाँ मेरी उंगलियों वगैरह के निशानात लिए गए और फिर मुझे आहनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। मेरा दिमाग सुन था। तरह तरह के ख्यालात जहन में सरसरा रहे थे। अख्तर बेग भी लॉकअप में है, ये बहरहाल बड़ी खुशी की बात है। लॉकअप में दूसरे कुछ लोग भी थे। वो मुझसे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। चोरी के इल्जाम में आए हो बाबूजी? लौंडिया को छेड़ा है? किसी के घर में उतर गए थे क्या? कोई लड़की निकाल ली थी क्या?
ऐसे ही दूसरे सवालात। मैंने किसी को कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि रात हो गई। मुझे दूसरे लोगों के साथ खाना दिया गया, लेकिन यहाँ तो सांस लेने को भी दिल नहीं चाह रहा था। खाना कौन खाता। फिर कैदी सोने का बंदोबस्त करने लगे। मुझे भी एक बदबूदार कंबल दे दिया गया और मैं आधा कंबल बिछाकर और आधे में मुंह लपेट कर पड़ गया। नींद कोसों दूर थी। रोने को दिल चाह रहा था, लेकिन रोने पीटने से क्या फायदा। रात गुजरती रही। लॉकअप का पीला बल्ब सुलगता रहा। फिर मेरे बराबर लेटे हुए कैदी ने मेरी कमर में उंगली चुभोई और मैं उछल पड़ा। मैंने कंबल से मुंह निकालकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये क्या? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वो तो मेरा ही हमशक्ल था। हाँ, 100% मेरा हमशक्ल। हालांकि दिन में ये कैदी लॉकअप में नहीं था। इस वक्त कहाँ से आ गया? मैं उसे घूरता रहा। क्या सोच रहे हो दोस्त? उसने कहा। तुम कौन हो? मैंने परेशान लहजे में पूछा। तालूत, उसने जवाब दिया। मैं खामोशी से उसे घूरता रहा। बहू मेरा हमशक्ल था। बस यूं समझ लें जैसे आईना सामने रखा हो। नींद आ रही है? उसने बदस्तूर उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने बादल नख्वास्ता नफी में सर हिलाया। तब फिर उठकर बैठो यार, बातें करेंगे, उसने बेतकल्लुफी से कहा और कंबल उतार कर उठ बैठा। उसने मेरा कंबल भी खींचकर उतार दिया। मैं घबराए अंदाज में उठ बैठा। दूसरे कैदी मजे से सो रहे थे और बाहर गार्ड के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने भी उसी के अंदाज में दीवार से पुश्त लगाई और कंबल पैरों पर खींचकर बैठ गया। मेरे हवास अभी तक दुरुस्त नहीं हुए थे। तुम्हारा नाम आरिफ जमाल है? उसने कहा। हाँ, मगर तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने चौंक कर पूछा और वो फिर उसी अंदाज में मुस्कुराने लगा। यूं तो दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, बहन भाई, दोस्त, वालदैन, लेकिन हमारे तुम्हारे दरमियान एक अजीब रिश्ता कायम हो गया है। हम शक्ल होने का रिश्ता। कैसी अनोखी बात है कि हम दोनों की शक्लों में सरमू फर्क नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी हैरत भी कम होती जा रही थी और अब मैं उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। हाँ, ये तो दुरुस्त है। हम कहीं भी होते एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर नहीं रह सकते थे। मैंने जवाब दिया। ये मुशाबिहत इस हद तक है कि खुद मेरे वालिदैन तुम्हारे बारे में धोखा खा गए। और उसके इन अल्फाज पर मैं ताज्जुब से उछल पड़ा। मेरे जहन में फुलझड़ियां सी छूटने लगी और मैं नए सिरे से उसका जायजा लेने लगा। कहीं ये वो तो नहीं है जिसके धोखे में मुझे ट्रेन से अगवा कर लिया गया था। मैं ताज्जुब खेज निगाहों से उसे देखने लगा और वो शायद मेरे दिल की बात समझ गया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मेरे दोस्त। मुझे उसी दिन इतला मिल गई थी जब तुम्हें मेरे धोखे में ले जाया गया था। ओ मगर मैंने शदीद हैरत से हकलाते हुए कहा। सब कुछ बता दूंगा यार, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर सोचने लगा। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। उसने अपना नाम तालूत बताया था, जबकि वहां उसे यूसुफ इब्रान के नाम से याद किया गया था। तालूत भी बजाते खुद अजीब नाम था, लेकिन उस वक्त मेरी जहनी कैफियत ऐसी ही हो रही थी कि इस नाम के अजीब होने पर गौर न कर सका। यूं समझ लो, उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कि मैं वहां के हालात से बेखबर नहीं रहता। बात यह नहीं है कि मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद की बात है। भला उन्हें मेरी तफरीहात पर एतराज क्यों है? तुम खुद गौर करो। तुम एक जवान आदमी हो, खुद मुख्तार हो। अब चंद पुराने ख्यालात के बुजुर्ग तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाने लगें तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? मैंने बेहतर यही समझा कि खामोशी से वहां से निकल आऊं और यही किया। अब वो मुझे तलाश कर रही हैं, लेकिन वो परेशान नहीं है। अगर वो परेशान होते तो मुझे वालिदैन की मोहब्बत की वजह से वापस जाना पड़ता, लेकिन वहाँ मेरे आदमी मौजूद हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में इतला दी थी। उन्होंने कहा था कि शाह के हरकारे किसी ऐसे आदमी को पकड़ लाए हैं जो मेरा हमशक्ल है। मुझे बड़ी हैरत हुई। बहरहाल मैं खुश था कि उन्हें मेरा नेमुल बदल मिल गया, मगर मालूम होता कि तुम भी मेरी तरह सरफिरे हो। अरे यार, ऐश करते, मेरी जगह रहते। बहरहाल वो दुनिया तुम्हारे लिए अजीब होगी। हाँ, मैंने गहरी सांस ली। मुझे शहना याद आ गई थी। बाहर सूरत मेरे दोस्त मुझे पल पल की इतला देते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम बेहद नेक इंसान हो और तुमने साफ कह दिया कि तुम वो नहीं हो जो वो समझ रहे हैं। मुझे बड़ी मायूसी हुई। फिर मुझे इतला मिली कि तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है। तब मुझे दुख हुआ। मैंने अपने आदमियों से तुम्हारे बारे में मालूम किया और वो तुम्हें तलाश करने लगे। फिर आज मुझे इतला मिली कि तुम यहाँ हो, तो मैं तुमसे मुलाकात करने चला आया। जाहिर है मुझे तुमसे दिलचस्पी है, क्योंकि तुम मेरे हमशक्ल हो। मैं अब भी मुतज्जब निगाहों से उसे देख रहा था। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर मैंने कहा, मगर दोस्त, वहां तो तुम्हारा नाम यूसुफ इब्रान लिया गया था। हाँ, उन लोगों ने मेरा नाम यही रखा है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत हो गई है। जैसा शकील नाम वैसी ही शकील जिंदगी, पाबंदियों में घिरी हुई। अब मैंने अपना नाम तालूत रखा है। ये नाम मुझे बचपन से पसंद है। तालूत मेरा दोस्त था
जिसका मेरे बचपन में इंतकाल हो गया। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। मेरे जहन से हैरत की धुंध छटती जा रही थी। अब मैं सामने बैठे हुए नौजवान में दिलचस्पी ले रहा था। थोड़ी देर के लिए मेरे दिल से परेशानियां दूर हो गई थीं। वो पुरस्कार दुनिया मेरे हवास पर उभर आई थी, जिसमें मैंने बड़े रंगीन, बड़े अजीब लम्हात गुजारे थे। मैं उस दुनिया के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। चुनाचे चंद लम्हात की खामोशी के बाद मैंने कहा, इस अजीब माहौल और अजीब जगह पर तुमसे मुलाकात करके खुशी हुई मेरे दोस्त। मैं एक आम सा इंसान हूँ। तुम्हारी दुनिया ने हैरत के चंद नकूश मेरे जहन पर छोड़े हैं। मैं तुम्हारी दुनिया के बारे में कुछ जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दोगे? जब हम दोस्त बन ही गए हैं और ये अजीब इत्तफाक हम एक दूसरे के इस कदर करीब ले आया है, तो फिर एक दूसरे की ख्वाहिशात की तकमील हम पर फर्ज हो जाती है। क्या ख्याल है? बेशक, मैंने गर्दन हिलाई। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि हमारा तारुफ मुकम्मल हो जाए, और फिर मैं भी तुमसे तुम्हारे और तुम्हारी दुनिया के बारे में सवालात करूंगा। मुझे तुम्हारे सवालात के जवाब देकर खुशी होगी। हाँ, तो तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या तुम शहजादे हो? हाँ, अपनी रियासत के हुक्मरान का बेटा हूँ। तुम्हारी रियासत का नाम क्या है? उसे सास्तान के नाम से याद किया जाता है। सास्तान? मैंने इस अजीब नाम को दोहराते हुए कहा। हाँ, मगर ये नाम मेरे लिए अजनबी है। शायद नक्शे पर भी इसका वजूद नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका ताल्लुक दुनिया के नक्शे से नहीं है। हमारी रियासतों के नक्शे तुम्हारी दुनिया से अलग हैं। क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्योंकि हमारा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं है। फिर कहाँ से है? बड़े भोले हो यार, हम तुमसे जुदा हैं। यूं समझ लो तुम्हारा खमीर मिट्टी से उठा है और हम आग से बने हुए हैं। जिन? मैंने खौफ से उछलते हुए कहा। हाँ हाँ, जिन, मगर हवास कायम रखो, हम आदमखोर नहीं होते। तुम्हारी तरह की मखलूक हैं, तुमसे कदरे मुख्तलिफ, और बस। उसने जवाब दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुंह बंद कर लो वरना अच्छा ना होगा, उसने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, और मैंने जल्दी से अपना हैरत से खुला हुआ मुंह बंद कर लिया। मैं कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और दोस्त सिर्फ दोस्त होते हैं। उन पर शक करना दोस्ती की तौहीन है। तो शहना परीजाद थी, मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और वो चौंक पड़ा। शहना? ओ! उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और फिर वो मायनेखेज अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, कैसी थी? सच सच बताना, झूठ नहीं चलेगा। बहुत दिलकश, बेहद हसीन। बात बन चुकी है? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। नाराज तो ना होगे? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। और फिर वो लौंडिया तो मुझे एक आंख नहीं भाती। चलो अच्छा हुआ मैं ना सही, मेरा हमशक्ल सही। उसकी आरजू तो पूरी हो गई। मगर सच बताना, क्या वो तुम्हारी दुनिया की लड़कियों के मुकाबले की थी? उनसे कहीं ज्यादा हसीन, कहीं ज्यादा दिलकश? बकवास, मैं नहीं मानता, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो तमाम वाकयात मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मैं उसे अपनी दुनिया की कोई रियासत समझा था, मगर वो जिन्नों की गढ़ी थी जहां मैंने वो दिलकश लम्हात गुजारे थे। वहां का पूरा माहौल पुरस्कार था, लेकिन उस वक्त मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं किन लोगों में से हूँ। और ये अच्छा ही हुआ कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, वरना हकीकत मालूम होने पर मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाता। असल में बात यह है दोस्त, मेरा नाम यूसुफ इब्रान है। अपनी रियासत के हुक्मरान का बेटा हूँ, होने वाला हुक्मरान। मगर मुझे अपनी दुनिया एकांक नहीं भाती। मैंने तुम्हारी दुनिया के दिलकश नज़ारे देखे। ये गहमा गहमी से भरपूर है। यहाँ जिंदगी रक्स करती है, हंगामे होते हैं, और मुझे हंगामे बहुत पसंद हैं। इसके बरअक्स मेरी दुनिया में जहाँ अताअत ही अताअत है, नेकियां ही नेकियां हैं, एक जमूद तारी है उस दुनिया पर। एक लगी बंदी जिंदगी है, हंगामे नहीं है। हर चीज़ का हसूल आसान है। एक निगाह उठा दो, हर चीज़ हाजिर। ना कोई तगो दो, ना जिद्दोजहद, भला वो भी कोई जिंदगी है। मैं तुम्हारी दिलकश दुनिया का हमेशा से दिलदादा था। कई बार मैंने इस दुनिया में आने की इजाज़त मांगी, लेकिन ना मिली। तब मैं एक रात खामोशी से फरार हो गया। मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ, इसकी दिलचस्पियों से लुत्फ अंदोज होना चाहता हूँ। यहाँ अनोखापन है, नित नए लोग हैं, सरकश, बागी, खूंखार, मुकाबले पर आने वाले। इन लोगों के दरमियान जिंदगी बहुत हसीन है। मुझे अपनी दुनिया से आए हुए सिर्फ चंद रोज हुए हैं। मैं यहाँ से नावाकिफ हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ खुद को पोशीदा रखने की जिद्दोजहद की है। अब मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, एक काबिल एतमाद दोस्त जो मेरे साथ रहे, मुझे अपनी दुनिया से पूरी तरह रोशनास कराए। और ही वो शर्माए हुए अंदाज में हंसा। मैं यहाँ की लड़कियों से इश्क करना चाहता हूँ। यह है मेरी ज़िंदगी की तफसील। बस इसके बारे में मज़ीद सवालात नहीं करोगे, क्योंकि वो सब फजूल होंगे। काफ़ी है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। असल में दोस्त, ये फितरत की बेचैनी है। तब्दीली की ख्वाहिश इंसानी फितरत का जुज़्व है।
زندگی تحریک کا نام ہے۔ میں تم سے متفق ہوں، مجھے تمہاری دنیا پسند آئی تھی۔ میرے لیے یہ دنیا دکھ کی گھڑی ہے جو تمہارے لیے دلکش ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسا دوست مل گیا۔ میں بھی خوش ہوں۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا۔ تم میرے نام سے واقف ہو، پوری دنیا میں تنہا ہوں، اس دنیا کی عورت کی بے وفائی کا شکار ہوں۔ میں نے زرینہ اینجلا حشمت سیٹھ اور اپنی اب تک کی زندگی کے مختصر واقعات اسے سنائے۔ وہ پوری دلچسپی سے میری کہانی سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک رقصاں تھی۔ میں اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گیا۔ بے حد دلکش، بے حد حسین، زندگی سے بھرپور۔ وہ میرے خاموش ہونے کے بعد ایک گہری سانس لے کر بولا اور میں اسے تعجب سے دیکھنے لگا۔ وہ ایسی بے تکی زندگی کو حسین کہہ رہا تھا جس میں پریشانی اور دکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تم اس زندگی کے حسن سے ناواقف ہو میرے دوست، جبکہ مجھے تمہاری اس زندگی کے تصور سے ہی لطف محسوس ہو رہا ہے، اس نے پھر کہا اور میں جل گیا۔ ہاں، کل جب یہ پولیس والے میری رگوں سے خون نچوڑیں گے تب مجھے معلوم ہوگا وہ منظر بھی تمہارے لیے دلکش اور زندگی سے بھرپور ہوگا۔ مجال ہے کسی کی، اس نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ تم میرے دوست ہو، کس کی ہمت ہے کہ میرے دوست کو کوئی تکلیف دے سکے؟ رقم پولیس کو مل گئی، اب اسے کیا چاہیے؟ اگر تمہاری ریاست کا یہی قانون ہے تو کاش میں اسی ریاست میں پیدا ہوتا، میں نے کہا۔ جانے دو یار، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میرا وعدہ ہے۔ ہاں یہ بتاؤ کہ کیا تم بھی میری دوستی قبول کر لو گے؟ کیا تم مجھے اپنی دنیا کی سیر کراؤ گے؟ میں جیل کی سیر کرنے جا رہا ہوں، وہاں سے اگر زندہ بچ سکا تو پھر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جہاں کہو گے چلوں گا، اور اگر تم سرے سے جیل میں نہ جاؤ تو یہ اب ممکن نہیں ہے۔ میں رقم کے ساتھ پکڑا گیا ہوں۔ پھر وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں گرفتار کرنے والوں کو تمہارے سامنے لا کر مرغا بنا دوں؟ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہی کرو، میں نے کہا۔ کمال ہے، میرے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں جس طرح یہاں آیا ہوں نکل بھی سکتا ہوں۔ اور میں چونک پڑا۔ ہاں یہ تو درست ہی ہے، میں نے سوچا۔ دن میں وہ نہیں تھا لیکن اب رات میں پراسرار طور پر یہاں موجود ہے۔ میرے چہرے پر سرخی آ گئی۔ تو کیا تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو؟ کیوں نہیں، ابھی اسی وقت۔ مگر یہاں سے کہاں چلو گے؟ اب تو رات ہو چکی ہے۔ کسی ہوٹل میں، کسی بھی عمدہ سی جگہ، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے یہ جگہ بھی بری نہیں ہے، یہاں نیا پن ہے، کچھ انوکھی سی جگہ ہے یہ۔ فضول باتیں مت کرو یار، میری جان پر بنی ہے اور تم۔ اچھا ناراض مت ہو، اٹھو، اس نے کہا۔ تالا لگا ہوا ہے بھائی، میں نے لاک اپ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے تم ان سلاخوں سے گزر سکو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ سب کچھ ممکن ہو جائے گا، اس نے کہا، اور پھر اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑے اور سانس اندر کھینچنے لگا۔ میں حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈیوٹی پر موجود گارڈ کو سلاخوں کی طرف آتے دیکھا، لیکن اس کے آنے کا انداز ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تیز آندھی کے جھپڑوں کے ساتھ کھنچا چلا رہا ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ سلاخوں اور دروازے سے ٹکرایا اور تالوت نے سلاخ سے ہاتھ باہر نکال کر اس کی گردن پکڑ لی۔ گارڈ کے منہ سے ایک آواز نکل گئی، لیکن تالوت نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ پھر اس نے سپاہی کی گردن چھوڑی اور اس کے لباس میں تالے کی چابی ٹٹولنے لگا۔ چابی نکال کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ کافی لمبا ہو گیا، جس سے اس نے اطمینان سے تالا کھول لیا، اور پھر چابی دوبارہ گارڈ کے لباس میں رکھ کر اس نے دروازہ کھولا اور جھک کر دونوں ہاتھوں سے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے دانت پیس کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر میری گردن پکڑ کر مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور سنبھل کر خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہاں دوسرے گارڈ بھی موجود ہوں گے اور لاک اپ سے فرار ہونے والے کو گولی بھی ماری جا سکتی تھی، لیکن یہ کیا؟ میں پولیس ہیڈ آفس کی عمارت میں تو نہ تھا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ سامنے ہی ایک چوڑی سڑک نظر آ رہی تھی جس پر دو طرفہ لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے۔ دور دور تک سناٹے کا راج تھا اور تالوت میرے برابر موجود تھا۔ میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے بات بات پر حیرت سے آنکھیں مت نکالا کرو۔ تمہارے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اس نے کہا۔ مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ وہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے جہاں تم بند تھے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ یہ 1 میل کا سفر صرف اس دوران طے ہوا تھا جب اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور میں چند قدم لڑکھڑایا تھا۔ چند لمحات تو میں حیران اور خوفزدہ رہا، پھر میرے دل کے تاریک گوشوں میں مسرت کی ایک لہر اٹھی۔ میں ایک ایسی ہستی کا دوست بن گیا تھا جو مافوق الفطرت تھی اور سب کچھ کر سکتی تھی۔ مجھے ایک بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔
चुनाचे अब मेरे चेहरे पर हकीकी खुशी उभर आई। तुम बेहद अजीम हो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है, मैंने कहा। तब फिर वादा करो कि मेरी हर बात पर हैरत का इजहार नहीं करोगे। वादा, मैंने उसके हाथ को गर्मजोशी से थामते हुए कहा और वो मुस्कुराने लगा। फिर बोला, अब ये बताओ रात कहाँ गुजारी जाए? तुम्हारी दुनिया के आदाब भी तो मुझे मालूम नहीं है। एक बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम दौलत भी मुहैया कर सकते हो? क्यों नहीं, क्या चाहिए? उसने पूछा। थोड़ी सी करेंसी, कुछ सामान की फहरिस्त बताओ। भाई 1-2 सूटकेस, हम दोनों के कुछ लिबास जदीद दुनिया के मुताबिक। रासिम, उसने बाएं सिमत रुख करके किसी को आवाज दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। और फिर तारीकी से एक दुबला पतला आदमी नमूदार हुआ। उसने एक ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था, 2 सूटकेस जिसमें हम दोनों के नाप के लिबास मौजूद हों और करेंसी। जल्दी, उसने ऑर्डर दिया और रासिम ने गर्दन झुका दी। फिर वो उसी तरफ चला गया जिस तरफ से आया था। ये कौन था? मैंने पूछा। ओ रासिम, ये मेरा गुलाम है, बचपन से मेरे साथ है, बेपनाह मोहब्बत करता है मुझसे। और एक राज की बात बताऊं, यही मेरे लिए मेरी रियासत की मुखबरी करता है। इसी ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ओह, मैंने गर्दन हिलाई और वो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। मेरे जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। कैसा अनोखा दोस्त मिला था, कैसी दिलचस्प जिंदगी गुजरेगी इसके साथ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी जिंदगी के तमाम दुखों का अजाला हो गया हो, जैसे अब मुझे कोई फिक्र ना हो। उसके साथ चलते हुए मैंने कुछ फैसले किए। जिंदगी की गहमा गहमियों में पूरी तरह दिलचस्पी ली जाए, हर किस्म के माहौल से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। इसी तरह तालुत से दोस्ती कायम रह सकती है। हम चलते रहे। चिकनी और चमकदार सड़क दूर तक बिछी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दफातन हमें अपनी पुश्त पर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। रासिम था, जिसके दोनों हाथों में वजनी सूटकेस लटके हुए थे। मैं थूक निकल कर रह गया। चले आओ, तालूत ने कहा और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, कितनी दूर चलना है? किसी उम्दा से होटल चलें? मेरा ख्याल है रेनबो उम्दा होटल है। रेनबो? तालूत ने अजीब लहजे में कहा और मुझे एक ठोकर सी लगी। मैं संभलने के लिए झुका ही था कि तालूत ने मुझे सहारा दिया और मैं संभल गया। लेकिन इतनी देर में मंजर बदल चुका था। सामने ही रेनबो के न्यून साइन जगमगा रहे थे। मैं बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। रासिम भी गायब था और सूटकेस हमारे करीब रखे हुए थे। मैंने हस्बे वादा हैरत का इजहार नहीं किया और तालूत मुझसे बोला, अब क्या करना है? तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर कमरा बुक कराता हूँ और पोर्टर को लाता हूँ। ठीक है, उसने गर्दन हिलाई। वो रकम, कमरे का किराया एडवांस देना पड़ेगा। ओह, रकम तुम्हारी जेब में मौजूद है, जाओ। मैंने ताज्जुब से जेबें टटोली, फिर जेब में रखी हुई नोटों की गड्डियां बाहर निकाली। 100 के नोटों की 4 गड्डियां थीं। 40,000। मैं होंठों ही होंठों में बुड़बुड़ाया। कम हो तो सूटकेस से निकाल दूं? तालूत ने पूछा। नहीं, बहुत हैं, मैंने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं 86,000 की रकम गंवा बैठा था, गिरफ्तार हो गया था। लेकिन मेरा दोस्त एक इशारे पर 40,000 रुपये मंगवा सकता था और पूछ रहा था कि कम हो तो और दूं। मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब मैं महफूज था। मेरे साथ एक ताकतवर दोस्त था। थोड़ी देर के बाद मैं होटल के काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर मैनेजर ने मुझे सरसरी नजरों से देखा। डबल रूम, मैंने कहा और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहीं बाहर से तशरीफ लाए हैं? हाँ, मैंने कहा। हमारे यहाँ कमरे बहुत महंगे होते हैं। बदतमीजी मत करो मैनेजर, रूम बुक करो और किराया एडवांस लो। मेरा लहजा ही बदल गया था। वह चौंक पड़ा और फिर उसने मुझे घूरते हुए एक रजिस्टर उठा लिया। उसमें इंदराजात किए और फिर बोला, 260 रुपये कल शाम तक के लिए, हम ज्यादा दिन रहेंगे। मैंने कहा और जेब से एक गड्डी निकालकर उसमें से 10 नोट खींचे और मैनेजर की तरफ बढ़ा दिए। मैनेजर गड्डी देखकर ही उछल पड़ा। खत्म हो जाए तो और मंगवा लेना, और ये तुम्हारा टिप। मैंने एक नोट मजीद खींचकर उसके सामने डालते हुए कहा, पोर्टर? मैनेजर बदहवास होकर चीखा और फिर जल्दी से अपने कैबिन से बाहर के दरवाजे की तरफ लपका। हरी अप, साहिब का सामान उठाकर लाओ, जल्दी करो। और फिर वो एक चाबी उठाकर मेरे साथ निकल आया। तशरीफ लाइए जनाबे वाला, आइए, बहुत खूबसूरत कमरा पेश करूंगा, आपके शायान शान होगा, वो झुक कर बोला। और मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। ठहरो, मैं अपना सामान उठवा लूं, मैंने कहा और वो मेरे पीछे ही पीछे बाहर निकल आया। तालूत बदस्तूर सूटकेसों के करीब खड़ा था। पोर्टर उसके नजदीक पहुंच गया था और गर्दन उठाकर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यही सामान है जनाब? हाँ, उठाओ, मैंने कहा और उसने झुककर दोनों सूटकेस उठाए। आओ दोस्त,
मैंने तालूत की तरफ रुख करके कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। मैनेजर हम दोनों के पीछे मुअद्दब चल रहा था। इस तरह हम रेनबो होटल के रूम नंबर 11 में पहुंच गए। कमरा वाकई खूबसूरत था। मैनेजर ने पोर्टर को हदायत की कि हमारा सामान दुरुस्त कर दे। फिर उसने बड़े अदब से पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है जनाब? हाँ, अगर मिल सके तो कॉफ़ी और कुछ खाने पीने की चीज़ें भिजवा दो। अभी पेश करता हूँ। दूसरे साहिब अभी तशरीफ़ नहीं लाए? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से देखा और उसी वक्त तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आंख का इशारा किया। मेरा मतलब था कि वो दूसरे साहिब, मैनेजर ने कहा। ये मुझे नहीं देख सकता। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की और मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई। वो अभी आते होंगे, तुम 2 आदमियों के लिए कॉफ़ी भेजो। बहुत बेहतर। मैनेजर ने गर्दन हिलाई और एक बार फिर पोर्टर को हदायत देकर बाहर चला गया। ठीक है दोस्त, सामान वगैरह दिन में रख लिया जाएगा, बस अब तुम जाओ। मैंने पोर्टर को भी 100 का नोट देते हुए कहा। पोर्टर की आंखें फैल गईं। फिर वो मुझे झुक झुक कर सलाम करता हुआ बाहर निकल गया और मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की तरफ देखा। तो वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता सिवाय उसके जिसे मैं चाहूं, और मेरा ख्याल है देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों हमशक्ल हैं। ख्वामखा लोगों की निगाहों का निशाना बनेंगे। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तालूत सूटकेसों की तरफ बढ़ गया और फिर उसने दोनों सूटकेस खोल दिए। उनमें बेशुमार सूट, कमीज और टाइयां रखी हुई थीं। एक से एक आला सूट था, एक से एक नफीस टाई थी। तालूत ने एक सूट निकाल लिया। इसे पहनने में मेरी मदद करो, मैंने ऐसा लिबास कभी नहीं पहना। जरूर, लेकिन ये दिन में पहनेंगे। इस वक्त तो रात का लिबास पहनो। कौन सा है मुझे बताओ, उसने कहा और मैंने उसे एक स्लीपिंग सूट निकाल कर दे दिया। स्लीपिंग सूट उसने इत्मीनान से पहन लिया और फिर आईने में खुद को देखने लगा। मेरा और उसका जिस्म यकसां था, इसलिए कोई भी लिबास कोई भी पहन सकता था। मैंने भी स्लीपिंग सूट पहना और फिर हम कुर्सियों पर बैठ गए। कैसा लग रहा है आरिफ? उसने मुझे मेरे नाम से मुखातिब करते हुए कहा। मैं अभी तक सहर ज़दा हूँ, खुद को ख्वाबों की कैफियत में महसूस कर रहा हूँ। ख्वाबों से निकल आओ मेरे दोस्त, मैं हकीकत हूँ। अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। एक नई जिंदगी से रोशनास कराने में मेरी मुआवनत करो। हम दोनों मिलकर जिंदगी की तमाम खुशियाँ समेट लेंगे। काश मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरूं और तुम मुझे कभी ना छोड़ो, मैंने कहा। ओह, हमारी दोस्ती कच्ची नहीं है, हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम है, इसलिए वसवसे दिल से निकाल दो। तुम्हारी हर तकलीफ मेरी होगी, राहतों में हम शाना बशाना होंगे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मैंने कहा और तालूत चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां कदमों की चाप सुनाई दी थी। फिर वेटर ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ जाओ, मैंने कहा और वेटर एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। ट्रॉली पर रखी केतली से कॉफ़ी की इश्तहा अंगेज सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। तालूत जोर जोर से सांस खींचने लगा। अच्छी खुशबू है, उसने आहिस्ता से कहा और मैं चौंक कर वेटर की तरफ देखने लगा। लेकिन वेटर ने तालूत की आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी थी। वो मेरी आवाज़ भी नहीं सुन सकता, तालूत ने कहकहा लगाते हुए कहा। और फिर वेटर गर्दन झुकाकर वापस जाने लगा। सुनो, तुम इसे कुछ ना दोगे? मेरा ख्याल है इसे भी एक नोट दो। और मैंने वेटर को आवाज़ दी। गड्डी से एक नोट खींचकर उसके हवाले कर दिया और वेटर का मुंह फैल गया। वो एकदम मुस्ताद हो गया। कोई और चीज़ हुजूर? कोई और चीज़ हुजूर? नहीं, बस शुक्रिया, मैंने कहा और उसने फिर सलाम किया और बाहर निकल गया। कागज़ के ये टुकड़े इनकी आंखों में कैसी चमक पैदा कर देते हैं। मुझे ये चमक बहुत पसंद है। इनके चेहरों पर एक अनोखी खुशी बिखर जाती है। इन टुकड़ों का इस खुशी से कैसा अजीब ताल्लुक है। हाँ मेरे दोस्त, कागज़ के ये हकीर टुकड़े ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हैं। इनके ज़रिए हर चीज़ हासिल की जा सकती है। ज़िंदगी, खुशियाँ, उमंगें, मोहब्बत, हर चीज़ इन टुकड़ों के सामने हकीर है। कैसी अनोखी बात है। ये दुनिया भी अजायबात से भरी पड़ी है। तुम्हारी दुनिया के अजायबात इससे मुख्तलिफ होंगे, इससे अनोखे ना होंगे। मैं हर अजूबा देखूंगा और तुम मेरा साथ दोगे। मैं उस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम पसंद करोगे, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा और उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो ट्रॉली की तरफ मुतवज्जा हो गया और एक एक चीज़ चखने लगा। चंद चीज़ें उसे बहुत पसंद आई थीं, मैं भी उसके साथ खा रहा था। फिर मैंने उसे कॉफ़ी बना कर दी और उसने कॉफ़ी की कई प्यालियाँ पी डाली। बहुत उम्दा चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई। उसे ये तमाम चीज़ें अजीब लग रही थीं। रात के 3 पहर गुजर चुके थे और फिर हमने कई कप कॉफ़ी पी ली थी, इसलिए नींद भाग गई थी। ताहम हम अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। वो फोम के नरम बिस्तर पर लेट गया। नींद तो नहीं आ रही? उसने पूछा। इन होशरुबा वाक़यात के बाद नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमसे मुलाकात की खुशी इस आसानी से बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर हमने जो चीज़ पी ली है वो नींद भगाने में अक्सीर है, मैंने जवाब दिया।
वो हंसने लगा, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, कल का क्या प्रोग्राम है? सैर करने चलोगे? जहां तुम कहोगे चलूंगा। तुम्हारी हर खुशी मुझे अजीज है। मैंने मोहब्बत से कहा, सुनो, तुमने कई महबूबाओं की कहानी सुना डाली है, मुझे हर एक को देखने का शौक पैदा हो गया है, तुम उनमें से किसी से मुझे ना मिलाओगे? उसने अचानक कहा और मैं सोच में डूब गया। ये दुरुस्त था कि तालूत जैसे दोस्त के मिल जाने से मैं किसी कदर निडर हो गया था, लेकिन ये काम किसी हद तक टेढ़ा था। अभी मेरे दिल से खौफ दूर नहीं हुआ था। यहाँ इस शहर में सिर्फ नायला है। ये लड़की मुझसे काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई थी, लेकिन अब मेरी हकीकत जानने के बाद ना जाने उसके क्या ख्यालात होंगे। मैंने कहा और तालूत कोहनी में सैरी पर टिकाकर थोड़ा सा उठ गया। सुनो आरिफ, जिंदगी जज्बात में खोकर तबाह कर लेना अक्लमंदी नहीं है। हर शख्स से अच्छे और बुरे सलूक की तवक्को रखो, ताकि जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक करे तो वो तुम्हारे लिए गैर मुतवक्का ना हो, और बुरे सलूक से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर ना पड़े। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में अनोखे तजुर्बे करूँ। मेरे वतन में ऐसी चीज़ का फुकदान है, ख़ास तौर से मेरे साथ। मेरी हर बात को जायज़ समझा जाता है। जो कुछ मैं कहूँ करूँ सब उसे मानते हैं। यही चीज़ मुझे नापसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त कि तुम भी मेरी तरह हकीकत पसंद बन जाओ। हर फर्द को खिलौना समझो, जिसकी जैसी फितरत होगी वैसा ही वो करेगा। हम उसे उसकी फितरत के खिलाफ कैसे मजबूर कर सकते हैं? हम तो सिर्फ तमाशाई होंगे। जिंदगी अपना लो यार, जज्बातियत का ढोंग रचाना छोड़ दो। मेरे ऊपर एतमाद करो, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त साबित होऊंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम एक एक लम्हा तफरी में गुजारें, हर शख्स से लुत्फ लें, नित नए हंगामे करें, अनोखा माहौल पैदा करें और फिर उस माहौल की दिलचस्पियों से लुत्फ अंदोज हों। अगर तुम इस बात पर तैयार हो तो ठीक है, वरना मैं तुमसे मायूस हो जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम जैसे दोस्त को खोकर अब मेरी जिंदगी भी मुहाल हो जाएगी। मैं तुम्हारे मशवरे पर गौर कर रहा हूँ और फैसला कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जरूर करो, जरूर करो। वो तकिए पर सर रख कर लेट गया और मेरे जहन में ख्यालात गर्दिश करने लगे। तालूत दुरुस्त ही कह रहा है। मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया सिवाय इसके कि पुलिस से छुपता फिरूं, वीराने अपना लूं, दौलत भी छिन गई, महबूबाओं ने भी धोखा दिया, गोया मेरी शख्सियत मस्क कर दी गई। दो ही बातें थी, या तो खुदकुशी कर लूं और सुकून की नींद सो जाऊं, या फिर दुनिया की तमाम इकदार भूल कर खुद को माहौल में जम कर दूं। वो करूं जिसमें मुसरत व शादमानी हो, ख्वाह इससे किसी को कोई नुकसान पहुंचता हो। और फिर तालूत भी बुरा आदमी नहीं मालूम होता, वो सिर्फ एक खलंडरा नौजवान है जो माफूकुल फितरत है। उसकी मदद से तो मैं बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकता हूँ। चुनाचे उसे खुश रखना भी जरूरी है। क्या नायला, क्या जरीना, मेरी निगाह में तो अब किसी लड़की की कोई अहमियत नहीं है और मेरे दिल में एक जबरदस्त भौंचाल पैदा हो गया। मोहब्बत इशार के तमाम सौते फूट पड़े, लावा निकल कर बह गया और अब एक सादा सगार था जहाँ नई कौंपलों को जन्म लेना था। मैंने अपनी शख्सियत में एक नुमाया तब्दीली महसूस की। दर हकीकत मेरे ख्याल ने मुझे नया इंसान बना दिया था, और अब ये इंसान अच्छा था या बुरा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। सो गए? कई मिनट के बाद तालूत की आवाज उभरी। नहीं, मैंने जवाब दिया। सोच रहे हो? सोच कैसी? खूब। तालूत उछलकर मसहरी पर बैठ गया। क्या सोचा? ऐश करेंगे, हंगामे करेंगे और उससे लुत्फ अंदोज होंगे, बस यही जिंदगी है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हुर्रा! वो खुशी से चीखा और अपनी मसहरी से कूदकर मेरी मसहरी पर आ गया। मैं भी यही चाहता हूँ यार, और फिर तुझ जैसे दोस्त के साथ मिलकर तो मेरे तमाम मकासद पूरे हो सकते हैं। मैंने भी अपने माहौल से बगावत की है, वालिदैन को धोखा देकर निकला हूँ। अगर तू मुझे मायूस कर देता तो मुझे बहुत अफसोस होता। तालूत बेतकल्लुफी में मुझे तू से मुखातिब करने लगा था। बहरहाल मुझे उसकी ये बेतकल्लुफी पसंद आई और फिर हम दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाते रहे। बमुश्किल तमाम मुझे तालूत ने सोने की इजाज़त दी थी। दूसरी सुबह बाथरूम वगैरह से फारिग होकर हमने नए लिबास तब्दील किए। तालूत दर हकीकत जिंदा दिल नौजवान था, बच्चों की तरह शरीर और हर चीज़ में दिलचस्पी लेने वाला। उसने सूट पहना और मुझसे टाई बंधवाई। फिर वो 15-20 मिनट तक टाई खोल खोल कर बांधता रहा और जब तक खुद सही नॉट ना लगा ली सुकून से ना बैठा। मैंने वेटर को बुलाकर 2 आदमियों का नाश्ता लाने के लिए कहा। होटल वाले शायद मुझे खपती समझ रहे थे क्योंकि मैं तन्हा था, लेकिन मैंने डबल रूम हासिल किया था। 2 आदमियों के लिए कॉफ़ी मंगवाई थी और अब 2 आदमियों का नाश्ता तलब कर रहा था। बहरहाल मैंने जिस अंदाज में टिप दिया था उसके बाद अगर मैं उन्हें पत्थर भी मारता तब भी कोई बात नहीं थी, वो बर्दाश्त कर लेते। नाश्ता आ गया, इसके साथ ही वेटर अखबार भी लाया था और मैं अखबार देखने लगा। मेरे जहन में ख्याल आया था और दूसरे लम्हे उस ख्याल की तायीद हो गई। मेरे फरार की खबर अखबार में मौजूद थी। अखबार वालों ने हस्बे तौफीक उसे दिलचस्प बनाने की कोशिश की थी। पुलिस मेरी तलाश में थी और उसने उम्मीद जाहिर की थी कि मुझे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मैंने वो खबर तालूत को दिखाई और तालूत हकारत से मुस्कुरा दिया। फिर वो नाश्ता करते हुए बोला, लेकिन अब पुलिस तुम्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? उसे रकम तो वापस मिल गई। ये मेरे मुल्क का कानून है मेरे दोस्त। जब तक वो मुझे सजा ना दे लेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे। उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होगी, तालूत ने कहा। और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ते से फारिग हो गए। नाश्ता करने के बाद मैंने सिगरेट सुलगा ली और तालूत ने भी मुझसे एक सिगरेट मांगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक सिगरेट दे दी और वो उसे मेरी तरह सुलगा कर पीने लगा। इससे क्या होता है? उसने पूछा। ये कम से कम 6 माह तक मुसलसल पीने के बाद मालूम होगा, मैंने कहा। बहरहाल अच्छा लगता है, उसने कहा और मेरे अंदाज में सिगरेट पीने लगा। फिर उसने पूछा, उस लड़की के यहाँ किस वक्त चलोगे? वो एक कॉलेज में पढ़ती है। मेरा ख्याल है हम उसे कॉलेज से आते हुए पकड़ें। जैसा मुनासिब समझो, उसने कहा। छुट्टी के बाद ही मुनासिब रहेगा, मैंने कहा। इस दौरान हम शहर में आवारा गर्दी करेंगे। जरूर, उसने कहा। मगर तालूत, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा, पुलिस मेरी तलाश में है। मेरा शहर में निकलना सख्त खतरनाक होगा। वो गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा, आओ। मैंने शाने हिलाए और उसके साथ अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। दिल की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत खौफजदा था। पूरी तरह तालूत पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो भी कच्चे ज़हन का खलंडरा नौजवान था। ठीक है, उसकी पोशीदा कुव्वतें मेरे काम आ सकती थीं, लेकिन बहरहाल कोई गड़बड़ भी हो सकती थी। ताहम मैंने इसका इजहार न किया और दिल ही दिल में अपनी खैरियत की दुआएं मांगता रहा। मुझे अपनी दुनिया से आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन यकीन करो आरिफ, एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा हूँ। एक दोस्त की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी जो इस दुनिया का बाशिंदा हो। और हकीकत है कि अगर चंद रोज़ और इसी अंदाज में गुजरते तो शायद मैं मायूस होकर वापसी का फैसला कर लेता। ये माहौल मेरे लिए अजनबी है, लेकिन अब तुम्हारी मौजूदगी में। फिक्र मत करो, बस मुझे इतना सा अफसोस है कि मेरी पोजीशन ख़राब है। अगर साफ सुथरे हालात में तुम मुझे मिले होते तो। मैं कह चुका हूँ, इसकी फिक्र मत करो, तालूत ने लापरवाही से कहा। और फिर शाम तक हम आवारा गर्दी करते रहे। दोपहर का खाना एक होटल में खाया। ये इत्तफाक ही था कि कोई ख़ास तौर से मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। शाम 5 बजे हम निकल रोड के टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंच गए। नाइला का कॉलेज सामने ही था। कॉलेज से लड़कियां निकलना शुरू हो गई थीं। मैं उनमें से नाइला को तलाश करने लगा, लेकिन आंखें पथरा गईं। एक एक लड़की निकल गई, उनमें नाइला नहीं थी। आखिरी लड़की के निकलने के बाद मैं मायूस हो गया। मैंने तालूत की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। मुमकिन है कॉलेज ही ना आई हो, उसने कहा। हाँ, तुम्हें उसके घर का तो मालूम है? हाँ, तब फिर घर चलेंगे। मगर बस तय है, रात को उसके घर चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तालूत ने कहा। बहरहाल उसकी ख्वाहिश पूरी करनी थी। रात को 11:15 बजे के करीब हम होटल से निकले। मैंने एक टैक्सी ली और उसे नाइला के मकान का पता बता दिया। थोड़ी देर के बाद हमें टैक्सी ने नाइला के मकान के नज़दीक छोड़ दिया। अंदर किस तरह दाखिल होंगे? मैंने खुश होंठों पर जुबान फेरकर तालूत से कहा। इस तरह। तालूत ने अचानक मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मैंने घबराकर उसकी कलाई पकड़ी और उसका हाथ आंखों से हटा दिया और फिर मैं उछल पड़ा। हम नाइला के मकान की अंदरूनी राहदारी में खड़े थे। मैंने गहरी सांस ली। हैरत की बात थी। हैरत की क्या बात थी? तालूत से वाकिफ होने के बाद किसी किस्म की हैरत बेकार थी। मैं निडर हो गया। मेरा दोस्त मेरी तवक्कुआत से ज्यादा ताकतवर है। बिला वजह खौफजदा होकर खुद को उसकी नज़रों में नहीं गिराना चाहिए। मैंने अपनी बुज़दिली पर लानत भेजी और फिर नाइला की ख्वाबगाह तलाश करने लगा। कई कमरों में झांकने के बाद बिलाखिर मुझे नाइला नजर आ गई। वो एक खूबसूरत और सादा अंदाज में सजी हुई ख्वाबगाह की एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। मैंने तालूत की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। खूब खूब, तो अंदर चलो ना यार, उसने बेचैनी से कहा और मैंने दरवाजे पर दबाव डाला, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। तब मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन? नाइला की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने कोई जवाब ना देकर दोबारा दस्तक दी। साथ ही साथ शीशे से अंदर भी झांकता जा रहा था। नाइला ने किताब बंद करके रख दी और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सफ़ेद शब-ख्वाबी के लिबास में वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। बहुत हसीन है, तालूत ने मेरा शाना दबाते हुए कहा, लेकिन मेरी जान पर बनी हुई थी। ना जाने मेरे साथ नाइला का रवैया कैसा हो। बहरहाल दरवाज़ा खुल गया और नाइला ने अंधेरे में आंखें फाड़ी। वो मेरी शक्ल न देख सकी थी। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। तालूत भी मेरे पीछे ही था और फिर मुझे देखकर नाइला के मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकल गई। उसके चेहरे पर खौफ और फिर गुस्से के आसार नजर आए। मैं कमरे के दरमियान खड़ा उसे देख रहा था और वो भी होंठ भींचे मुझे घूरे जा रही थी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, क्यों आए हो? क्या चाहते हो?
आवाज इस कदर पुररोब थी कि मेरे मुंह से एक लफ्ज भी न निकल सका। मैंने घबराई हुई निगाहों से तालूत की तरफ देखा। वो इस दिलचस्प सिचुएशन से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहा था। अगर किसी बुरी नीयत से आए हैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, मुझे अपनी इज्जत अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। बुरी नीयत से तुम्हारी क्या मुराद है नायला? मैंने बामुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा। आप एक जुराइम पेशा इंसान हैं। इंसानी जिंदगी और औरत की इज्जत की आपकी निगाहों में क्या वक़्त होगी, और फिर इस तरह किसी नौजवान लड़की की ख्वाबगाह। बस बस नायला, इससे ज्यादा कुछ ना कहो। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आमिर साहब। ओ, मैं भूल गई, आपने तो अपना नाम भी गलत बताया था, शायद आरिफ साहब। हाँ, तो मैं अर्ज कर रही थी कि मुझे अपनी इज्जत और वकार का सौदा किसी कीमत पर नहीं करना। बराहे करम आप यहाँ से निकल जाइए। तुमसे गुफ्तगू किए बगैर नहीं जाऊंगा। क्या कहना चाहती हैं? उसने मेरे लहजे की मजबूती से मरूब हुए बगैर कहा। मेरे बारे में तुम्हें क्या मालूम है? बहुत कुछ। मुझे इल्म है कि आप एक जुराइम पेशा इंसान हैं। आपने अपनी फर्म में डाका डाला और फरार हो गए, और फिर आप यहाँ पकड़े गए। आज सुबह के अखबार से यह भी पता चल गया कि आप एक खतरनाक इंसान हैं और हवालात से फरार हो गए हैं। बस मुझे एक बात का दुख है आरिफ साहब, मैं जिंदगी में पहली बार किसी से मुतासिर हुई थी, लेकिन वो मेरा गलत फैसला था जिसके लिए मैं भाईजान से हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। मैं आइंदा खुद अपनी किस्मत के बारे में कभी ना सोचूंगी। ये फैसला मेरे वालिदैन करेंगे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कह दें? मैं सुनने के लिए मजबूर हूँ। काश आप मुझे बाहर जाने का मौका दें तो मैं भाईजान को जगाकर आपको गिरफ्तार करा दूं। ये मौका मैं खुद मिस्टर आसिफ को दूंगा। तुम इस बारे में फिक्र न करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। अगर मैं बुरा ही होता तो होटल की तन्हाई तुम्हारे लिए बहुत भयानक होती, और फिर इस वक्त कौन तुम्हारी मदद को आ सकता है? भोली लड़की, अपनी कहानी सुनाना फजूल है। सिर्फ इतना कहकर वापस जा रहा हूँ कि अगर हो सके तो अपने दिल से ये ख्याल निकाल देना, हालात ने मुझे जो कुछ बना दिया है मैं वो नहीं हूँ। खुदा हाफिज। जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो खामोश खड़ी रही। तालूत के चेहरे पर मायूसी के तासुरात थे। वो होंठ सिकोड़े मेरे साथ बाहर निकल आया। फिर उसने चलते चलते मेरी आंखों पर हाथ रख दिया, और अब हम उस मकान से काफी दूर खड़े थे। ये तो कुछ ना हुआ, तालूत ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैंने सोचा था कि हुस्न और इश्क के दिलकश मनाजिर होंगे, जज्बात का इजहार होगा, और ही। वो अपने मखसूस अंदाज में हंस पड़ा। दांत बंद करो यार, वो गलत फहमी का शिकार हो गई है। मैंने कहा। जाने दो, वसी दुनिया पड़ी है। हाँ, तुम्हारी एक बात से मुझे इत्तफाक है। कौन सी? तुमने कहा था कि तुम उसके भाई को एक मौका फराहम करोगे। मैं इसके हक में हूँ। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। तुम उससे जरूर मिलो, बल्कि कल उसके दफ्तर में मिलो। हम थोड़ी सी तफरी करेंगे और फिर यहाँ से निकल चलेंगे। धर लिए गए तो इस बार निकलना मुश्किल होगा। मैंने कहा। मेरी तौहीन मत करो, बस तमाशा देखो। आज रात आराम करेंगे और कल उसके दफ्तर चलेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे दिल का खुदा ही हाफिज था। ना जाने तालूत के इस तमाशे में मेरा क्या हाल बने। हम दोनों होटल वापस आ गए। रात का खाना खा ही चुके थे। अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। तालूत कुछ सोच कर मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? मैंने उसे मुस्कुराते देखकर पूछा। मैंने महसूस किया था कि उसकी बातों में शिकायत का अंसर मौजूद था। वह तुमसे बदजन जरूर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदाज में मोहब्बत की झलक मिलती थी। लेकिन अब कभी उसका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं होगा। जरूरत भी क्या है? क्या हमारे लिए साफ दिल वालों की कमी है? तुम देखते रहो दोस्त, मैं कैसे चक्कर चलाता हूँ। दुनिया भर की दिलचस्पियां हमारे कदमों में होंगी। बस तुम मेरी किसी बात से इनहराफ मत करो। जो कहूँ करते रहो। ठीक है भाई, इसके सिवा अब चारा भी क्या है? मैंने बेचारगी से कहा और फिर करवट बदल कर लेट गया। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। नायला के सख्त अल्फाज, सख्त चेहरा याद आ रहा था और दिल कट रहा था। फिर मैंने सोचा मेरी हैसियत अब बदल गई है। हुस्न और इश्क की चाशनी अब मेरे लिए नहीं है। ये तो शरीफ लोगों का काम है। आइंदा मुझे किसी लड़की से इस कदर मुतासिर नहीं होना चाहिए कि गधा बन जाऊं। बस वक्ती तफरी, और तालूत भी यही चाहता है। इसके अलावा मेरी जिंदगी तो अब दांव पर लगी हुई है, कुछ भी कर सकूं। अगर तालूत के कहने पर भी अमल ना करूं तब भी राह मुफर नहीं, पकड़ा जाऊंगा, जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। इससे बेहतर यह है कि उसकी हदायत पर अमल करता रहूं, और अगर किस्मत खराब हो और फंस जाऊं तो उसे अपना मुकद्दर समझूं। इसके सिवा चारा नहीं है। आखिरी बार मैंने दिल को मजबूत किया और सख्ती से अपने मौक़िफ़ पर जमे रहने का फैसला कर लिया। अब किसी लड़की से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पसंद सिर्फ शहना थी।
और अब वो लड़की मेरी मंजूर निगाह होगी जो मेरी रातों को दिलकशी बख्श दे। बाकी सब बकवास है। मोहब्बत, वफा, सब हिमाकत की बातें हैं। किसी से दिल ना लगाओ, गधे बन जाओगे। अगर तालूत ना मिलता तो इस इश्क का नतीजा बहुत खराब होता। दौलत तो गई थी, जेल भी होती, और जेल से निकलने के बाद ठोकरें ही ठोकरें। ठीक है बेटे तालूत, अब तुम मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ही पाओगे। अब मैं एक मफरूर मुजरिम हूँ और मुझे इसका एहसास है। और इस आखिरी फैसले के बाद मैं इत्मीनान से सो गया था।